friends, I am CS Sumit Maru and welcome everyone to this video which is rapid fire 2 all about salary। ये वीडियो से हम हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मैं एक छोटे स्टोरी से आपको याद दिलाता हूं। जैसे कि सबसे पहले आप सीए बनने के बाद क्या करोगे, आप सबसे पहले एक जॉब करोगे जिसमें आपको सैलरी मिलने वाली है। जैसे ही सैलरी आपके पास अच्छी खासी है कि आप क्या करोगे, आप हाउस खरीदोगे सर। आप सेकंड आपका हेड ऑफ इनकम होता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस खरीदने के बाद सबका सपना यही होता है सर अब हम बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो बिजनेस चालू करोगे तो आपका थर्ड हेड ऑफ इनकम हो जाता है पीजीपीपी। एंड द फोर्थ वन, जैसे बिजनेस चालू करोगे आपको कैपिटल एसेट खरीदोगे बेचोगे, चौथा हेड हो जाएगा कैपिटल गेन्स। इस तरीके के आपको चारों हेड सीए की लाइफ में ही आ जाते हैं। और इसके बाद भी कुछ बच गया तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गवर्नमेंट पकड़ लेती है और टैक्स लगा देती है। Now this side we'll start about salary। सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये देना चाहूंगा कि ये चैप्टर सीए फाइनल के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं बिकॉज सीए फाइनल के सिलेबस में सैलरी होता है लेकिन उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है। सो प्लीज यू कैन जस्ट रिवाइज वंस। ये वीडियो आप फटाफट देखकर रिवाइज कर सकते हो। बाकी इंस्ट्रक्शन मैंने पहले वीडियो में दे थे। नाउ वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद आवर एक्चुअल रैपिड फायर व्हिच इज ऑल अबाउट सैलरी। सबसे पहले सैलरी होने के लिए एक रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिलेशनशिप सर? यहाँ पे रिलेशनशिप होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, बाकी और कोई नहीं। तो अगर सैलरी हेड में आपको एंट्री लेनी है तो आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में आना पड़ेगा, तो ही सैलरी हेड में इनकम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं, मुझे वो सैलरी दे रहे हैं तो जैसे सैलरी में आएगा, यस आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग मेरी पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर मैं पार्टनर हूं और मैं फर्म से सैलरी ले रहा हूं, क्या ये सैलरी हेड में आएगा? नहीं। इज देयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप? नो, देयर इज नो सैलरी। ये सैलरी जाएगा आपका पीजीपीपी में, नॉट इन द हेड ऑफ सैलरी इनकम। तो सैलरी हेड में एंट्री लेने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में आपको भरोसा रखना पड़ेगा। उसमें जो भी आपको पैसा आएगा एम्प्लॉयर से वो हमेशा सैलरी ही ट्रीट होगा। एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया होगा ना आपको, वो भी सैलरी हेड में आएगा, ना कि आईओएस में आएगा। ये आप याद रखिए। दूसरी बात, सैलरी आपकी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीट बेसिस। जो भी होगा पहले आइदर ड्यू और रिसीट, मतलब इसका ये होता है रिफिकेशन कि अगर आपकी सैलरी आपको एडवांस में आपने ले ली हो तो भी आपको तभी टैक्स भरना है। अगर आपको पूरे साल में सैलरी नहीं भी मिली हो बट ड्यू हो गई ना तो भी टैक्स भरना है। तो ये आपको क्वेश्चन में याद रखना, अगर एडवांस आ गया है आपको तो डेफिनेटली आपको सैलरी टैक्सेबल करनी पड़ेगी। एरियर्स ऑफ सैलरी कंसेप्ट होता है जो मैं लास्ट में लूंगा वो आपको वहां पे मैं बताऊंगा। ओके फिर एमपी एमएलए, इनसे कोई सैलरी, इनको कोई सैलरी आती होगी तो इनको खास बोला हुआ है इनकी सैलरी जाएगी आईएफएस हेड में। अगर आपका सर्विस फॉर कॉन्ट्रैक्ट है तो पीजीपीपी में, सर्विस टू कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आएगा आपका सैलरी हेड के अंदर। अब सैलरी हेड बाकी लोगों को बहुत मुश्किल लगता है मगर, लेकिन मैं बोलूंगा ये सबसे सिंपल है, सबसे मैकेनिकल है। दिमाग लगाना ही नहीं है, प्रोविजन पता है वैसे क्या वैसे डालो, आंसर बाहर, 12 मार्क आपके हाथ में। ये तो आप देख सकते हो इतने सब चीजें होती है सैलरी में। ये सब देख के आप जरूर डर जाओगे, लेकिन मैं आपको चैलेंज देता हूं, लेक्चर होने के बाद आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। इट इज श्योर में मैकेनिकल। फटाफट अमाउंट डालो और आगे बढ़ो। सीएम सबसे पहले बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, उसके बाद आपका ग्रेचुइटी, एडवांस सैलरी, पेंशन, लीव एंगेजमेंट, हम हर एक चीज के बारे में डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, वीआरएस, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, अलाउंस, पेंशन फंड्स के बारे में बात करेंगे और बाद में अंडर सेक्शन 16 के जो 3 डिडक्शंस मिलते हैं हम उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे और फटाफट सब कोई चीज रिवाइज करेंगे। देखो 3 डिडक्शन आप देख सकते हो। ओके तो हम एक एक चीजों से, एक एक डिडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक सैलरी। सर बेसिक सैलरी क्या होता है? बेसिक सैलरी जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, एक बेसिक सैलरी होती है, उतनी तो एम्प्लॉयर को मिलने ही वाली है। अब सर आप बोलोगे सर ऐसा बहुत बार सुना सर अगर बेसिक इनकम रहा नहीं रहा, बेसिक लेना नहीं लेना, डीए क्या, इतना सब समझ में आता, तो आप शांति से सिर्फ सुनते जाओ, आपको हर एक चीज समझेगी। बेसिक सैलरी आपको सबसे पहले पूरी क्या पूरी आपकी सैलरी हेड पे लेनी है। अब हम जब सैलरी हेड का कंप्यूटेशन करेंगे, आप ध्यान में रखो, आप एक एक चीज ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, तो बेसिक सैलरी जितनी दी है पूरा ऐड कर दो, उसका डीए जितना दिया है पूरा ऐड कर दो। अरे सर हमने तो सुना इनकम ज्यादा करते हैं, नहीं करते, रुक जाओ, वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए, आगे के अलाउंस और परक्यूजिट्स के लिए, उसको यहां पर खींच के मत लाओ। डीए पहले पूरा का पूरा ऐड कर दो। आप कैलकुलेशन के लिए कैसे यूज करते हो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद कमीशन जितना भी दिया है पूरा ऐड कर दो, बोनस जितना भी दिया है आपको पूरा क्या पूरा आप ऐड कर दो, एडवांस सैलरी जितनी आपको मिली है वो भी ऐड कर दो, एरियर्स मिला है तो वो भी आप ऐड कर दो। एरियर्स के केस में आपको रिबेट मिलता है जाके, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ओके उसके बाद आपको अब ग्रेचुइटी मिलती है तो क्या करना सर? अभी मेन हमारा पिक्चर चालू होता है सैलरी का। अब ग्रेचुइटी, पेंशन और लीव एंगेजमेंट, 3 डिडक्शन आपको एक साथ में बताऊंगा, फटाफट ध्यान रखो।
ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, तीनों में अगर आपको थोड़ा थोड़ा हर साल मिल रहा है, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा आपको मिल रहा है, पूरा क्या पूरा टैक्सेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या ना हो, अगेन आई एम सेइंग, कौन सा, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, अगर आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो हर महीने आप टैक्सेबल कर दोगे, आपको जितना मिलेगा पूरा क्या पूरा आप ऐड कर दोगे। लेकिन अब ये ग्रेच्युटी, पेंशन या लीव एनकैशमेंट एक साथ अगर आप ले लेते हो, आप बोलते हो सर हमको 10 साल तक नहीं लेना है यार, एम्प्लॉयर को बोलते 10 साल तक मुझे हर महीने थोड़ा थोड़ा नहीं लेना, एक काम कर मुझे अभी क्या अभी दे दे, थोड़ा बहुत एक साथ दे दे, लमसम दे दे, बात खत्म करो। तो इस केस में आगे कॉम्प्लेक्सेशन आते हैं। तो इस केस में भी एक कॉम्प्लेक्स आपका सबसे क्लियर हो जाएगा, अगर अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको पूरा क्या पूरा एग्जम्प्ट है, तीनों भी केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा क्या पूरा एग्जम्प्ट है। और बाद में अब आगे तीनों का अलग अलग इंपैक्ट होता है, वो हम देखते हैं। सो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एंगेजमेंट हर महीने थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, पूरा क्या पूरा टैक्सेबल सभी इंप्लॉय के केस में। एक साथ आपने ले लिया है तो यहां पर वो टैक्सेबल होगा सिर्फ और सिर्फ अदर इंप्लॉयज के लिए, गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए टैक्सेबल नहीं रहेगा, उनके लिए क्लियरली एग्जम्प्ट है। ओके, अब हम बात करेंगे ग्रेच्युटी की, हम एक एक डिडक्शन की बात करेंगे। ग्रेच्युटी के बारे में बात करेंगे तो ग्रेच्युटी के बारे में आपको देखना है क्या आपका एम्प्लॉय पोगा में कवर्ड है या नहीं है। पोगा मतलब क्या, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, क्या आपका एम्प्लॉय पोगा में कवर है या नहीं है तो अभी आप सबसे पहले लिख दोगे ग्रेच्युटी रिसीव्ड और उसमें से कितना एग्जम्प्ट है वो अब हम बात कर रहे हैं। तो एग्जम्प्ट इज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, विच लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अगर पोगा में कवर्ड है तो तीन चीजों में से जो लिस्ट आएगा, वो नहीं कवर्ड है तो भी तीन चीज दी उसमें जो लिस्ट आएगा उतना एग्जम्प्ट रहेगा, बचा हुआ टैक्सेबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं पोगा में आपको सैलरी, आपको ग्रेच्युटी मिली है 2 लाख रुपया और आपका एग्जम्पशन, इस फॉर्मूला से आपका एग्जम्पशन आता है समझो 1.5 लाख रुपया, तो बचा हुआ जो 50,000 है दैट इज टैक्सेबल। सो नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एग्जम्पशन। बहुत से बच्चों को यही क्लियर नहीं होता है, ये एग्जम्पशन है ये टैक्सेबल है। गाइस ये एग्जम्पशन की हम बात कर रहे हैं, तो जितना मिलेगा आप ऊपर लिख दोगे और ये आप नीचे जाके माइनस करोगे, जो हम कैलकुलेट करेंगे बचा हुआ टैक्सेबल। तो क्या, तो अगर वो एम्प्लॉय पोगा में कवर है या नहीं है, यस मेरे साथ आप सब भी हाथ ऊपर करो, कोई देखने नहीं आ रहा आजू बाजू, पोगा में कवर है या नहीं है। पोगा में कवर है तो एक्चुअली रिसीव्ड और 3 लाख रुपीज, यस एक्चुअल रिसीव्ड और 20 लाख रुपीज और 15/26 इनटू सैलरी पर मंथ इनटू, यस इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स होगा तो उसको आप राउंड अप कर देना। क्लियर है, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, पोगा में कवर्ड है तो लीस्ट ऑफ द 3, सबसे पहले एक्चुअली रिसीव्ड 20 लाख रुपीज 15/26 इनटू सैलरी पर मंथ इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर और इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स है तो उसको आप राउंड ऑफ कर दोगे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पे 15/26 क्यों मैं आपको लॉजिक बोलता हूं, सी अगर वो पोगा में कवर्ड है ना तो हमको उसको डिडक्शन ज्यादा से ज्यादा देना है, इसलिए 15/26 कर रहे हैं हम। ओके, वेरी क्लियर। और सैलरी पर मंथ मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो सैलरी रहेगी वो आपकी बेसिक सैलरी आप पूरा लोगे कैलकुलेशन के लिए, पर मंथ बेसिक सैलरी आप पूरा लोगे और जो आपका डीए है वो पूरा क्या पूरा यहां पर ले लोगे आप। ओके, वेरी क्लियर, बेसिक पूरा लोगे, डीए पूरा का पूरा लोगे। अब ये तीनों स्टेप में जो सबसे लीस्ट रहेगा वो आपका एग्जम्पशन रहेगा। अब मैं आगे बात करूं, जो पोगा में कवर्ड नहीं है उसके लिए पहली 2 कंडीशन सेम टू सेम, एक्चुअल रिसीव्ड और 20 लाख रुपीज और हाफ, यहां पे डायरेक्ट हाफ कर दिया उन्होंने, देखो हाफ एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, नो फ्रैक्शन अलाउड। तो अगर आप कंपैरिजन में करोगे तो आपको फटाफट याद होगा, यहां पे क्या था, यहां पे 15/26 था इनटू सैलरी पर मंथ इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, मतलब कितने साल उसने काम किया है, 6 महीने से ऊपर काम किया तो उसको राउंड ऑफ कर दो। ओके, यहां पे क्या है, हाफ, राइट, हाफ इनटू एवरेज सैलरी बोला, यहां पे एवरेज सैलरी मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, और इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, फ्रैक्शन नॉट अलाउड। मतलब अगर यहां पे उसने 8 साल 6-7 महीने काम किया है तो हम इसको अभी कितना लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, यहाँ पे राइट, अगर उसने पे देखो 8 साल, अगर इसने पे 8 साल 8 ईयर 6 मंथ्स काम किया है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। अगर इसने यहाँ पे भी 8 ईयर्स 6 मंथ्स से एम्प्लॉय काम नहीं किया है, इसको हम सिर्फ 8 ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन अलाउड है ही नहीं। वेरी क्लियर। तो अगर वो पोगा में होगा तो मुझे राउंड ऑफ का बेनिफिट देने वाले हैं और नॉन पोगा होगा तो मुझे राउंड ऑफ का बेनिफिट नहीं देंगे। इसकी सैलरी मतलब क्या, मैंने आपको बोल दिया, इसकी सैलरी बेसिक प्लस डीए बोथ, डीए पूरा क्या पूरा ले लोगे, पोगा में कवर है, बेनिफिट देने वाले सर।
अब इसकी सैलरी मतलब क्या, तो इसकी सैलरी मतलब देखो आपको पिछले 10 महीने का एवरेज लेना है, उसमें डीए आपको इंक्लूड करना अगर वो इन टर्म्स होगा तो ही, टर्नओवर भी इंक्लूड करना अगर वो कमीशन पे होगा तो ही वो आपकी सैलरी रहेगी। अब इसमें वो ना थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बनाना है तो क्या करते बताएं, आपको बोलते हैं कि उसने समझो जून तक उसकी सैलरी सेम थी, जून के बाद 2000 सैलरी बढ़ गई है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको 10 मंथ्स का एवरेज लेना है, तो आप जब तक जून तक लोगे ना तब तक वही सैलरी लोगे और जून के बाद का जो रहेगा उसमें 2000 बढ़ा दोगे। वेरी क्लियर, श्योर। तो अगर मैं बोलूं हम दिसंबर का कैलकुलेट कर रहे हैं और समझो जून से सैलरी बढ़ गई है, जून से 12000 हो गई है, तो 12000 के रेस्ट ऑफ मंथ करेंगे और पहले के लिए 10,000 इंटू पहले के मंथ्स करेंगे। वेरी क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट ग्रेचुइटी, एकदम सिंपल है, शांति से ध्यान लगा के सोचो। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा मिला है हर महीने, पूरा क्या पूरा एग्जाम्प्ट, पूरा क्या पूरा टैक्सेबल, आई एम रियली सॉरी, पूरा क्या पूरा टैक्सेबल। और अगर ये जो सैलरी है अभी पूरा एक साथ लमसम हम ले रहे हैं और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लमसम हम ले रहे हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो पूरा क्या पूरा एग्जाम्प्ट। बाद में दो पार्ट करेंगे, एक प्रोग्राम में कवर है नहीं है, मेरे साथ हाथ करो, है नहीं है तो अमाउंट रिसीव्ड 20 lakhs और 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ होगा तो राउंड ऑफ कर देंगे। बोलते हुए ऐसा याद रखो, आपको 100% याद रहेगा। राइट साइड में यहां पे हम करेंगे हाफ इंटू 10 मंथ्स एवरेज, जो 10 महीने का आपका एवरेज है वो आप लोगे, इंटू आप कहोगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। यहाँ पे राउंड ऑफ अलाउड नहीं है, हम क्लास में 15 20 25 मिनट देखिए क्लास में हम याद करते हैं। प्लीज आप अभी आप नहीं कर सकते, अभी वीडियो पॉज करो और अभी का भी याद करो और फिर आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट्स कम टू पेंशन। अब पेंशन में क्या होता है, सेम, सबसे पहले हर महीने थोड़ा थोड़ा मिला तो सबके लिए टैक्सेबल, वेरी क्लियर। फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो पूरा क्या पूरा एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लमसम ले रहा है तो इस केस में हम देखेंगे क्या वो ग्रेचुइटी में कवर है या नहीं है। ग्रेचुइटी में कवर है नहीं है तो 1/3 करो, नहीं है तो हाफ करो। ये भी हम एग्जाम की बात कर रहे हैं वापस, तो आपको कितना पेंशन मिला ऊपर लिखोगे, एग्जाम कितना नीचे लिखोगे और आपका टैक्सेबल बाहर निकाल दोगे। राइट, तो अभी 1/3 करोगे, ग्रेचुइटी में कवर है नहीं है तो 1/2 करोगे। अब किसका करोगे, तो ये आप ध्यान रखना है टोटल पेंशन कब करना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि उसको पेंशन मिलता था समझो 1 लाख रुपीज, ओके, विच इज 50%, ओके, उसने 50% लमसम करा दिया 1 लाख रुपीज, तो आपका भाई टोटल पेंशन सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो टोटल पेंशन कितना रहेगा आपका, 1 लाख डिवाइड बाय 50% आप करो, 2 लाख आएगा आपका टोटल पेंशन, और 2 लाख का आपको 1/3 करना है अगर वो ग्रेचुइटी में कवर है तो, और 1/2 करना है अगर ग्रेचुइटी में कवर नहीं है तो। फिर आपका जो रहेगा ये एग्जाम्प्ट अमाउंट आपकी आ जाएगी। वेरी क्लियर, यस, हमने काफी प्रैक्टिस की थी इसकी, आपको याद आ ही जाना चाहिए अब तक। ओके, उसके बाद लीव सैलरी। अब लीव सैलरी को ध्यान में रखो, लीव सैलरी एग्जैक्टली चीज क्या है, ये ऐसी चीज है कि वो जो एम्प्लॉय था उसने छुट्टी नहीं ली साल में, इसलिए हम उसको उसकी जो छुट्टी की भी सैलरी थी वो भी हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ओके, अब वो जो हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो हम उसको टैक्सेबल कर देंगे क्योंकि उसको मिला है पैसा, इनकम आई है एम्प्लॉय को, तो पैसा टैक्स भी तो आना ही चाहिए। तो गाइस अभी इसमें भी सेम कंसेप्ट है, सबसे पहले आपको साल में थोड़ा थोड़ा मिल रहा है आपको, तो फिर इस केस में पूरा क्या पूरा टैक्सेबल। अगर एक साथ लमसम आप ले रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट को तीनों के तीनों में छूट है अगर लमसम ले रहा है तो, ओके। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसमें लीस्ट ऑफ द 4 इज योर एग्जम्पशन। व्हाट लीस्ट ऑफ द 4, सबसे पहले वापस अमाउंट रिसीव्ड और रुपीज 3 लाख रुपीज लिस्ट ऑफ द 4। तीसरी बात उन्होंने की है जो हमने पिछले स्टेप में निकाली थी ना, वैसे ही 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। देखो सैलरी अगर मैं बोलूंगा हमेशा वाली सैलरी, यार हम तो क्लास में याद ही रखते हैं, बट मैं अगर जब आपको बोलूंगा हमेशा वाली सैलरी, उसका मतलब रहेगा सैलरी प्लस डीए इफ इट इज इन टर्म्स प्लस टर्नओवर वाला कमीशन। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं हमेशा वाली सैलरी तब यह याद रखना, ठीक है। तो इन्होंने बोला 10 मंथ्स के एवरेज हमेशा वाली सैलरी का ले लो 10 मंथ्स, तो पहले एवरेज लोगे आप और फिर उसको इंटू 10 कर दोगे, राइट। और ये इंपॉर्टेंट सबसे स्टेप रही है आपकी जिसमें उन्होंने कहा है लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। अब लीव क्रेडिट मतलब क्या है, लीव क्रेडिट मतलब आपके पास कितनी क्रेडिट आपके पास बच गई है। अब अगर आपने 30 साल तक काम किया है तो 30 साल में हमने हर एक एम्प्लॉय को 1 साल की लिमिट रहती है कि एक काम करो तुम 20 छुट्टी हर साल में ले सकते हो, ठीक है। अब 20 में से उसने समझो हर साल 10 छुट्टी ली है, ओके। समझो कोई एम्प्लॉय है जो 30 इयर्स काम किया है,
हमने बोला है हर ईयर में तू 20 डेज की छुट्टी ले सकता है, पर उसने 10 ही दिन ली है, तो 10 दिन जो बच गई है बैलेंस हर साल की इंटू 30 करो, टोटल कितना हुआ? 300 दिन उसके अभी भी छुट्टी के बाकी है पूरे 30 साल के मिलाकर। तो ये जो 300 आपने निकाला ना, इसे हम बोलते हैं लीव क्रेडिट। कितनी लीव क्रेडिट में है, तो हमको कितनी अलाउ की थी, उसने कितनी ली, जो बच गई है वो लीव क्रेडिट। क्या आपको एग्जाम में क्लियर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। और आपको एक चीज यहां पे से ध्यान रखनी है, जो लीव क्रेडिट रहेगा आपका, ये आपको मैक्सिमम 30 डेज लेना है फॉर ईच ईयर, कंप्लीटेड ईयर, राइट। ये आपको आईपीसी में तो नॉर्मली दिया हुआ था, इतनी इतनी लीव क्रेडिट है। तो ये जो लीव क्रेडिट आपको कैलकुलेट करना है, और वो लीव क्रेडिट जितनी भी रहेगी उसको एवरेज मंथली सैलरी से आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी जो आपने एवरेज यहां पे निकाला था ना 10 मंथ के लिए, वो यहां पे भी निकालो और यहां पे मल्टीप्लाई करो। इनफ ऑफ प्रैक्टिस वी हैव डन फॉर दिस क्वेश्चंस, राइट। सो अगर आपके वापस में तीनों फटाफट रिवाइज कराता हूं, ग्रेचुइटी, पेंशन और लीव एनकैशमेंट, ठीक है। ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, एक चीज कॉमन है, हर महीने थोड़ी थोड़ी ले रहे हो, पूरा क्या पूरा टैक्सेबल, राइट। अगर गवर्नमेंट और लमसम ले रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो पूरा क्या पूरा एग्जाम्प्ट। ग्रेचुइटी क्या बात करते हैं, पोगा में कवर है, नहीं है तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 इज द एग्जम्पशन। व्हाट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3? रिसीव्ड, व्हाट रिसीव्ड, दूसरा क्या था, यस 20 लाख रुपीस, तीसरा क्या था 15/26 इनटू सैलरी पर मंथ। कौन सी सैलरी? पूरी डीए वाली, टोटल बोथ डीए और पूरी सैलरी, इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स एक्सेस ऑफ 6 मंथ। इससे ही आप याद करो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इधर आप आइए, अगर वो कवर नहीं है तो अगेन अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख रुपीस और हाफ, या फिर हम डायरेक्ट हाफ कर देंगे, इनटू एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, नो फ्रैक्शन अलाउड बिकॉज वो प्रोग्राम में कवर नहीं है। सैलरी कौन सी? हमेशा वाली। क्लियर है सबको? देखें उसको तो पेंशन में, पेंशन वापस थोड़ा थोड़ा मिला, टैक्सेबल पूरा मिला एक साथ में, गवर्नमेंट के एग्जाम बाकी की बात करेंगे। ग्रेचुइटी रहा तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन इज योर एग्जम्पशन, एंड ग्रेचुइटी में नहीं कवर है तो 1/2 इज योर एग्जम्पशन ऑफ टोटल पेंशन, राइट। लीव एनकैशमेंट सेम, गवर्नमेंट रहा पूरा एग्जाम लमसम में ले रहा है तो बाकी के लिए लिस्ट ऑफ द 4 एक्चुअल रिसीव्ड 3 लाख रुपीस और 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, और लीव क्रेडिट कितनी लीव उसकी बच गई है इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, राइट। यहाँ पे सैलरी जो रहेगा आपका हमेशा वाला ही सैलरी रहेगा, ओके। अब वीआरएस एग्जामिशन, वीआरएस रिट्रेंचमेंट, ये बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है, ये भी एग्जाम में आपका आ सकता है मुश्किल टाइम में, ओके। सो वीआरएस एग्जामिशन में आप याद रखोगे आपका क्या एग्जामिशन रहेगा, लिस्ट ऑफ द 3। सबसे पहले सैलरी पर मंथ, सैलरी कौन सी पर मंथ, सैलरी मतलब वो हमेशा वाली अपनी सैलरी, देखो हमेशा वाली सैलरी, इनटू 3 मंथ्स इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, फ्रैक्शन होगा तो इग्नोर करना है, अपने पहले वाले सेम टू सेम है। दूसरा सैलरी पर मंथ इनटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स, कितने महीने बच गए थे। अब वीआरएस क्या होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, तो हम उसके लिए एग्जामिशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम रिसीव 5 लाख रुपया या एक्चुअल रिसीव्ड, फिर वॉलंटरी रिटायर मतलब वो उसका रिटायरमेंट आने के पहले, बुढ़ापा आने के पहले ही रिटायर हो रहा है, तो उसके पहले उसको कितनी सैलरी मिली, हम उसका एवरेज ले रहे हैं। देखो सैलरी पर मंथ 3 मंथ्स नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, तो उसके पहले कितने साल काम किया, उसकी 3 महीने की सैलरी ले लो, उसके कितने महीने बच गए हैं वो ले लो, ये आपके 4 हो गए, राइट। एक्चुअल रिसीव्ड मैक्सिमम, सैलरी पहले कितनी मिली वो, और सैलरी बची कितनी है, राइट। सैलरी आपकी बची कितनी है वो इनटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स। अगर आप ऐसे याद करोगे, यहाँ पे खड़े पहले कितने मिली वो और 3 महीने की ले लो, बची कितने महीने की है पूरी वो ले लो, और एक्चुअल रिसीव्ड और 5 लाख रुपीस। रिट्रेंचमेंट एम्प्लॉय की बात करेंगे तो इसमें आपका वो सेम ही रहेगा, सबसे पहले 5 लाख रुपीस, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से आपको जो मिलेगा वो क्या होता है, वो देखो ये 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ, सैलरी हमारी हमेशा वाली सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, और इफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स तो आपको वो राउंड ऑफ करना है। ये सेम हमारा पोगा कवर्ड वाला है ना, वो वाला है, ओके। सी ये दो बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लॉजिकली याद करो, हमने लॉजिकली 100% याद किया था क्लास में, आप लॉजिकली याद करो। वीआरएस क्या होता है, लॉजिकली याद करो, याद आ जाएगा। लीव एनकैशमेंट क्या होता है, लॉजिकली कितनी लीव क्रेडिट रहती है उसके ऊपर रहता है, तो वो भी आपको याद आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अलाउंसेस। अलाउंस में 3-4 इंपॉर्टेंट टाइप के अलाउंस होगा, ऐसे तो बहुत सारा अलाउंस है। सबसे पहला क्या रखना, ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड या डेफ पर्सन को ही मिलता है, 3200 रुपए पर मैन के हिसाब से। पहले सबको मिला करता था, और अमेंडमेंट आया तो प्लीज आप याद रखिए सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड और डेफ। तो ब्लाइंड या डेफ क्वेश्चन में आया तो आपके इंडिकेटर लग जाने चाहिए। वेरी गुड, वेरी ग्रेट। उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो 2 बच्चे, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन को हम 100 रुपए एजुकेशन अलाउंस देंगे, ओके। 300 रुपए हॉस्टल का अलाउंस दे देंगे, वेरी गुड। 200 रुपए ट्राइबल अलाउंस आपको हम दे देंगे अगर आप ट्राइबल एरिया में कहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी तो, और 800 रुपए अंडरग्राउंड अलाउंस देंगे। हम क्लास में जैसे याद करते वैसे याद करेंगे। 100 रुपए
100 रुपए एजुकेशन, 200 रुपए ट्राइबल, 300 रुपए हॉस्टल, अंडरग्राउंड के 800। 100, 200, 300, 800, 100, 200, 300, 800, ये तीन आपको मेन अलाउंसेस याद रखने हैं। 100 एजुकेशन, 200 आपके ट्राइबल अलाउंस, 300 बच्चे के हॉस्टल के, और अंडरग्राउंड गया है तो 800 रुपए पर मंथ अलाउंसेस आपके एग्जाम रहेंगे। तो आपको जितना मिला वो लिखना है, और ये एग्जाम 100, 200, 300 या 800 पर मंथ के हिसाब से मैं आपको बोला हूं, ये आपको एग्जाम लिखना, बचा हुआ आपका नीचे टैक्सेबल आ जाएगा। Another important is your HRA, हाउसिंग रेंट अलाउंस। हाउसिंग रेंट अलाउंस आपको जितना मिलेगा पूरा का पूरा लिख देना, नीचे लिख देना एग्जाम लिस्ट ऑफ द थ्री। विच लिस्ट ऑफ द थ्री? सबसे पहले एक्चुअल रिसीव्ड, दूसरा 40 और 50% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब क्या? हमेशा वाली बेसिक प्लस वीएन टर्म्स प्लस टर्नओवर वाला कमीशन, और तीसरा क्या रहेगा? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर बेस ऑफ योर सैलरी। अगेन सैलरी सेम। एचआरए वेरी इजी है, एकदम सिंपल है, इतने बड़े बड़े याद करने का ये तो बहुत सिंपल जाता है। सबसे पहले आप लिखोगे कितना मिला वो, फिर उसके बाद आपका एक्चुअल रिसीव्ड, फिर उसके बाद 40% या 50%। अगर मेट्रो सिटीज है तो आपका 50% ऑफ सैलरी लोगे, अगर मेट्रो सिटीज नहीं है, आपका जो आपका एक्सएससी है वो नॉर्मल सिटीज में, तो 40% ऑफ सैलरी लोगे। उसके बाद रेंट आप कितना पे करते हो उसमें से आपको माइनस करना 10% ऑफ योर सैलरी। जो भी लिस्ट रहेगा वो आपका एग्जामिशन का अमाउंट रहेगा, ठीक है? यस। उसके बाद अगर आपको हिली एरिया वगैरह अलाउंस रहा तो वो आपका एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आप सियाचिन वगैरह ऐसे एरिया में हो तो 7000 पर मंथ आपको एग्जामिशन रहेगा। वो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़े से बहुत ज्यादा लेक्चर हमारा बड़ा हो जाएगा, हमें फटाफट रिवाइज करना है, इसलिए मेन अलाउंस मैंने लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज प्रोविडेंट फंड, जो आधे बच्चों की दिमाग के ऊपर से आता है। लेकिन एकदम सिंपली हम याद करने की कोशिश करेंगे। प्रोविडेंट फंड मतलब क्या? प्रोविडेंट फंड मतलब जो हर एम्प्लॉय हर साल में थोड़ा पैसा डालता है, एम्प्लॉयर भी डालता है, और फिर बाद में उसको कुछ अमाउंट मिलती है। ये बेसिकली प्रोविडेंट फंड की आइडिया होती है, जो हम पूरे देख लिए। अब इसके डिडक्शंस कैसे होते हैं देखो। सबसे पहले 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं, आपको याद करने हैं। अगर आपको 3 टाइप याद आ गया ना तो मेरा चैलेंज आपको डिडक्शन याद हो ही जाएगी। तो 3 टाइप कौन थे? सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मतलब क्या? जो लॉ में बोला गया है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब क्या? जो आपने गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज करा के लिया है। और तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब इसका रिकॉग्निशन ही नहीं है। तो आप भी सोचो, जो गवर्नमेंट का है स्टैट्यूटरी है, लॉ में बोला, उसको ज्यादा फायदे रहेंगे। आपने जो बनाया है जो गवर्नमेंट से, उसको कम फायदे रहेंगे, और रिकॉग्नाइज और भी कम फायदे रहेंगे। तो हम ये देखते हैं इसके डिडक्शंस कैसे होते हैं। तो इसे ध्यान रखना, यहाँ पे से आपका एम्प्लॉयर पैसे डालेगा, यहाँ से आप खुद पैसे डालोगे, यहाँ से साल के आखिर में आपको जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा, और लमसम में जो अमाउंट आएगी वो मैं नीचे होता होगा। आगे सब आपके लिए ध्यान में आएंगे मेरे इमोजीज। ओके, तो सबसे पहले अगर आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है जो कि लॉ में कहा हुआ है, इस केस में एम्प्लॉयर जितना भी पैसा डालेगा, पूरा क्या पूरा आपके हाथ में एग्जम्प्ट है। आप जितना पैसा डालोगे, आप जो पैसा डालोगे वो आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। वो हम एटीसी डिडक्शन में जाके बात करेंगे आराम से। साल के आखिर में जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जम्प्ट, लमसम में जो पैसा आएगा वो भी एग्जम्प्ट। अरे इससे अच्छी तो बात ही नहीं। यस, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इतना फायदेमंद है। एम्प्लॉयर ने दिया एग्जम्प्ट, हमारा एटीसी का डिडक्शन पूरा एक साथ आएगा एग्जम्प्ट, और साल के इंटरेस्ट जो आएगा वो भी एग्जम्प्ट, बिकॉज इट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। होप्स आपको क्लियर हो गया। ओके, मेरी स्पीड बहुत फास्ट है मुझे पता है, बट मुझे ये फास्ट ही लेक्चर रहने हैं आपके, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है तो आप प्लीज वापस जाओ, 2 बार पढ़ लो, वापस जाओ, वापस रिवाइज कर लो। मेरे को जितनी बार कहना उतना प्ले कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आपके हाथ में मेरा बटन है अभी तो। ओके, सेकंड विल टॉक अबाउट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब क्या है? ये लॉ में रिकॉग्नाइज किया हुआ है, इसको बेनिफिट रहेगा, लेकिन उसके पहले जितने बेनिफिट नहीं रहेंगे। वेरी क्लियर। तो अगर अब इसमें क्या, एम्प्लॉयर जो पैसा देगा वो 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट है। अब सैलरी कौन सी? हमेशा वाली। ओके, एम्प्लॉई जो देगा आपको, आप खुद जो डालोगे वो एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। साल के आखिर में जो इंटरेस्ट आएगा 9.5% तक एग्जम्प्ट रहेगा, और लमसम में जो आएगा वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट रहेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर ने अगर 12% से ज्यादा दे दिया है तो वो आपको टैक्सेबल नीचे लेके आ जाना है। ये ऐसे क्वेश्चन में आपको नॉर्मली आता है। वेरी क्लियर, राइट। अब इसमें एक चीज ऐसी है, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अगर आपने 5 साल के अंदर ही तोड़ दिया है तो आपको ये एग्जेम्पशन जो साल के लमसम में एक साथ में अमाउंट आएगा उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन समझो आपका एम्प्लॉयर ही मर गया है, या आपका एम्प्लॉय खुद मर गया है, तो उस केस में आपको मिलेगा। या अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया है और आपने अपना रिकॉग्नाइज्ड फंड भी ट्रांसफर करा दिया है तो आपको मिलेगा 5 साल। याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ओके, उसके बाद अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कहीं पे, इसमें तो बेनिफिट होना ही नहीं चाहिए।
तो मैं बताऊंगा किससे बेनिफिट नहीं है इसमें। देखो एम्प्लॉय का को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं इग्नोर कर दो, आपके कंट्रीब्यूशन को एटीसी का डिडक्शन भी नहीं देंगे। साल के बाद में जो इंटरेस्ट आएगा चलो हमने एग्जाम्पशन दे दिया, लेकिन जब पैसा आपका एक साथ बाहर आएगा ना, जब आपका 5-10 साल के बाद जब पूरा पैसा मैच्योर होकर बाहर आएगा ना, तब हम उससे 4 हिस्से करेंगे। कितने हिस्से करेंगे हम उसके 4 हिस्से करेंगे। सबसे पहले 2 हिस्से आपके खुद के कंट्रीब्यूशन के, मतलब एक तो आपने जो कंट्रीब्यूशन आप जो हर साल, अब समझो हर साल आप 1 लाख रुपए डाल रहे हो 10 इयर्स के लिए, एम्प्लॉय भी 1 लाख रुपए डाल रहा है, तो उसने जो डाला वो भी छोड़ दो, आपने जो डाला आपको डिडक्शन में नहीं दिया, इंटरेस्ट जो हर साल आएगा वो एग्जम्प्ट है। लेकिन अब जब आपको 10 लाख रुपए एक साथ साल के बाहर आएंगे, 10 लाख आपके खुद के, 10 लाख उसके, टोटल 20 लाख आपको मिलेंगे, तो 20 लाख के हिस्से करना, 10 लाख जो आपके खुद के थे, 10 लाख जो आपके एम्प्लॉयर ने दिए थे, तो आपके खुद के जो होगा वो हिस्सा तो आपको इग्नोर करना है, उसके ऊपर आपको जितना भी इंटरेस्ट आया है वो सब आपको आईओएफएस में लेके जाना है। अब जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, ये पूरा का पूरा आपका सैलरी हेड में लेके आना है। जितना भी 10 साल के बाद आपको जितना एक साथ पैसा आएगा ना, ये पूरा का पूरा सैलरी हेड में लेके आना है, इंटरेस्ट भी और पूरा पैसा भी। तो इसके हम 4 हिस्से करके, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, मैच्योरिटी पे ही सबसे पहले आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर कर दो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया वो आईएफएस में लेके जाओ, ओके। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया है वो दोनों के दोनों आप यहाँ पे टैक्सेबल कर दो। सी आपको वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 20 लाख रुपीज है, राइट है, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए 10 ईयर्स के लिए आपने डाले, 1 लाख रुपए 10 ईयर्स के लिए एम्प्लॉय ने डाले, बरोबर। इसके हम 4 हिस्से करने वाले हैं। अब ये जो आपके थे, ये एम्प्लॉयर, राइट, अभी जो आपके पैसे थे इसको इग्नोर करो, 10 लाख, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा ना, ये आपका आएगा आईएफओएस में, वेरी क्लियर। एम्प्लॉय का जो हिस्सा ना 10 लाख रुपया, ये जाएगा आपका सैलरी में, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा ना, ये भी आएगा आपका सैलरी में। आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन एनी टाइम व्हाट्सएप मी ऑन द गिवन नंबर, जो आपको मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, वो नंबर पर आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, लास्ट में वापस मैं आपसे शेयर करूंगा, ओके। उसके बाद अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। अभी हम सुपर एन्युएशन फंड के बारे में बात करते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ इसमें जो हमारा अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड होगा उसमें सिर्फ एक ऐसा है, सबसे पहले 1.5 लाख तक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जाम है, 1.5 लाख के ऊपर जो भी रहेगा पूरा टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट एग्जाम एक साथ जो है वो भी पूरा का पूरा एग्जाम, और रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड हमारे ऊपर के जैसा सेम टू सेम है, इसलिए मैंने टाइम लिया और आपको बता दिया। तो इस तरीके के आपके 3 फंड होते हैं, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज। स्टैट्यूटरी में सब कुछ एग्जाम, आपको एडीसी का डिडक्शन भी मिल जाएगा, ऊपर कुछ नहीं नीचे कुछ नहीं। अनरिकॉग्नाइज में 12% तक अपना एम्प्लॉयर का चल जाएगा, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर 9% का सेविंग इंटरेस्ट, एक साथ कुछ में एग्जाम, बाकी के हम 4 पार्ट करेंगे जो मैंने आपको बताया है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ विल कम ऑन टू परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स क्या होते हैं? परक्यूजिट्स बहुत सारी चीजें होती है। अब परक्यूजिट्स के इंपॉर्टेंट चीज लूंगा मैं, प्लीज यहाँ पे मैं परक्यूजिट की इंपॉर्टेंट चीज लेके जा रहा हूँ, मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ये लेक्चर के लगे तो पढ़ लेना डिटेल में, ताकि आपका चैप्टर अच्छी से खत्म हो जाएगा। सबसे पहला अलाउंस और परक्यूजिट में से डिफरेंस क्या होता है? अलाउंस फिक्स्ड होता है, जितना दिया है उतना ही मिलेगा। परक्यूजिट की जब हम बात करेंगे ना, तो परक्यूजिट की जब हम बात करेंगे सर, परक्यूजिट की जब हम बात करेंगे, परक्यूजिट आपको बेनिफिट दिया रहता है, आपको जितना बेनिफिट दिया उतना बेनिफिट। तो क्या परक्यूजिट भी टैक्सेबल होगा? यस, जो कोई भी आपको एम्प्लॉयर से मिलेगा हर एक चीज टैक्सेबल होगी दोस्त। आपको बेनिफिट मिला है एम्प्लॉयर से, क्योंकि अगर ये टैक्सेबल नहीं किया तो आप क्या बोलोगे पता है? एम्प्लॉयर को एक काम कर, सैलरी मत दे तू मुझे, तू बेनिफिट दिया कर, खाने के आइटम पहुंचा दे घर पे, ये पहुंचा दे, वो पहुंचा दे, आप टैक्स चुराना सीख जाओगे। इसलिए उन्होंने परक्यूजिट को भी टैक्सेबल कर दिया। तो जब कभी भी आपको कोई बेनिफिट मिलेगा उसे हम कहेंगे परक्यूजिट्स, और जब कोई फिक्स चीज मिलेगा जैसे अलाउंस, जैसे 100, 200, 300, 800, आपको याद हो गया होगा, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन की। अगर लीव ट्रैवल कंसेशन, अगर आपको एयर ट्रैवल दिया है तो आपने कितने पैसे एम्प्लॉयर से लिए हैं, या अगर एयर का जो फर्स्ट क्लास का फेयर होगा वो जो भी होगा, जो भी लिस्ट होगा उतना आपको एग्जाम्पशन दे देंगे, उतना हम कम कर देंगे आपको। अगर रेलवे फैसिलिटी है तो जो आपका फर्स्ट क्लास का टिकट होगा या आपको जितना मिला है जो भी कम है वो आपको एग्जाम हो जाएगा। अगर रेलवे फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है तो डिलक्स क्लास बस का फेयर कितना रहता है उतना हम आपको एग्जाम कर देंगे, या फिर फर्स्ट क्लास रेलवे का सिमिलर जगह में जाने का कितना टिकट आता था उतना हम आपको एग्जाम कर देंगे। अब मजे की बात यह है, लीव ट्रैवल कंसेशन इज अवेलेबल फॉर द ट्रैवल ऑफ एम्प्लॉई, his spouse and children and dependent relative only। मतलब ये सिर्फ हमारे दो के लिए है, ये यहाँ पे सहज हो जाता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ये उन्होंने बोला है ये आप दो, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 ही बच्चों को होता है,
दो ही बच्चों को ये LTC मिलेगा। आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट बहुत कंफ्यूज कर सकती है MCQ में भी। अब दो बच्चे ही मतलब दो ही बच्चे, अगर आपको पहले ट्विंस हो गया है, दो बच्चे, हम दो, हमारा दो का नारा सच है, बस उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा को आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर पहला बच्चा आपको सिंगल हुआ है, फिर उसके बाद आपको ट्विंस हुआ है, तो सर यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको तीनों को मिलेगा, क्योंकि सेकंड तो सरप्राइज था ना, आपको थोड़ी पता था। लेकिन अगर पहला ही ट्विंस हो गया तो हम दो, हमारे दो हो गया, बात खत्म। लेकिन अगर आपको एक बच्चा हो गया है, उसके बाद आपको ट्विंस हो रहा है, तो आपको सरप्राइज था, इसलिए यहाँ पे आपको दे देंगे, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एक बच्चा दोनों टाइम में दो, तो मैक्सिमम दो को, वो सरप्राइज वाले केस में तीन को हम डिडक्शन देंगे, बाकी हम ये किसी को भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। Now let's talk about मेडिकल फैसिलिटी। अगर मेडिकल फैसिलिटी आपके एम्प्लॉयर ने आपके पास एक्सटेंड की है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, तो सब एग्जाम्प्ट है, ओके। और अदरवाइज इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। अगर इंडिया के बाहर जाने के लिए आपको कोई फैसिलिटी दी है, तो इस केस में ये बहुत बड़ी चीज हो गई। यहाँ पे आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी बाबा, इतना ज्यादा हम नहीं सोचते इनकम टैक्स वाले। यहाँ पे आप आरबीआई को पूछो, आरबीआई जितना बोलेगी उतना हमको काम चल जाएगा। सिर्फ जो ट्रैवल बेनिफिट है ना, जो ट्रैवल करने का बेनिफिट, खर्चा जितना भी हुआ वो आरबीआई जितना अलाउ करेगी वो आपको मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा आरबीआई ने इतना अलाउ किया है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता होगा तो। लेकिन अगर ट्रैवल का जो बेनिफिट है, जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख के नीचे है, उसको ट्रैवल का बेनिफिट अगर एम्प्लॉयर ने दिया है तो वो एग्जाम्प्ट है। अगर उसके ऊपर तो आप खुद खर्चा उठा सकते हो, आपको अगर वो भी आपको बेनिफिट मिला है तो वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह सब एग्जाम्प्ट होता है। उसके बाद तीसरी बात आती है, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया है, कंसेशनल रेट पे लोन दिया है, मतलब क्या, समझो उसने मुझे 10 लाख रुपए का मेरे एम्प्लॉयर ने लोन दे दिया है, और समझो एसबीआई का रेट हम देखेंगे कितना है, एसबीआई का रेट था 12%, उसने मुझे दिया है 10% के ऊपर, तो ये जो 2% का बेनिफिट है ना, जहां पे बेनिफिट वहां पे टैक्स। तो जो 2% का बेनिफिट हुआ मुझे 10 लाख के लोन के ऊपर, ये 2% का बेनिफिट आप निकालोगे कितना आएगा, 20,000। ये 20,000 मेरे टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा, राइट। तो जितना भी आपको एसबीआई के रेट का आपको दिया रहेगा एग्जाम में, उससे कंपेयर करना है, जो डिफरेंस आएगा उतना आपको टैक्सेबल हो जाएगा, राइट, वेरी क्लियर। उसके बाद गिफ्ट, अब जब हम गिफ्ट की बात करेंगे, गिफ्ट इन कैश इज 100% टैक्सेबल। गिफ्ट इन काइंड, अगर आपको कोई काइंड में गिफ्ट दिया है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5,000 रुपए से कम है, तो एग्जाम 5,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल। अब यहाँ पे दो व्यूज आते हैं, एक, और इंस्टीट्यूट भी अपने बुक में दोनों व्यू दिए हुए हैं। अगर समझो किसी ने 6,000 का गिफ्ट दिया है, तो आप ऐसे ले सकते हो 6,000 माइनस एग्जाम 5,000, 1,000 टैक्सेबल, ऐसे ले सकते हो। ये पहला व्यू। दूसरा व्यू इंस्टीट्यूट ने ही दिया हुआ है कि आप पूरा का पूरा 6,000 भी टैक्सेबल कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर, आपको कौन सा व्यू लेना है। मैं आपको करूंगा रिक्वेस्ट, आप सेकंड व्यू पे जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस में नॉर्मली यही दिया हुआ है। नीचे के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ कि वन कैन टेक एन अजम्पशन इट इज एग्जाम्प्ट अप टू 5,000 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में नॉर्मली यही सॉल्व किया, पूरा का पूरा टैक्सेबल कर दिया। अगर वो 5,000 रुपए के ऊपर जाता है इन काइंड होगा तो, कैश तो 100% टैक्सेबल होता है, राइट। ईसॉप, ईसॉप मतलब क्या, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जो आप आराम से बहुत डिटेल में पढ़ के आए, मुझे पता है आप सब लोग बहुत होशियार हो। अब आपको ईसॉप, आपको अगर कंपनी दिए तो आप देखोगे फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। अगर फेयर मार्केट वैल्यू 100 है और मुझे दिए है 80 रुपीज में, बेनिफिट कितना, 20 रुपए का। जहां बेनिफिट वहां, यस, जहां बेनिफिट वहां टैक्स। तो जो 20 रुपए का बेनिफिट हुआ ना मुझे, अब आपको एकदम सिंपल, इतना याद, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके इंट्यूशन से आना चाहिए आपको। बेनिफिट मतलब टैक्स। अगर इश्यू प्राइस है 100 रुपया और अगर मार्केट में चल रही 200 रुपया, 100 रुपए का बेनिफिट, 100 रुपए पे टैक्स, ये आपके इंट्यूशन पे, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यस। अब आपको मुझे मोबाइल एसेट यूज करने दिए, एम्प्लॉयर जो था उसने मुझे लैपटॉप मोबाइल यूज करने दिया है, इट इज 100% एग्जाम्प्ट। टीवी, एसी एक्सेट्रा, मोबाइल लैपटॉप यूज करने दिया है। सिर्फ आपको दो चीजें डिफरेंस समझना है, एक होता है यूज करने दिया है और दूसरा होता है उसने मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया। दोनों में डिफरेंस है। यूज करने मतलब उसके नाम पर ही है, मुझे सिर्फ यूज करने दिया है, दूसरा उसने मेरे नाम पे ही ट्रांसफर कर दिया। तो अगर यूज करने दिया है मोबाइल और लैपटॉप तो फुल्ली एग्जाम्प्ट। उसके अलावा कोई भी दिया है तो 10% ऑफ द कॉस्ट इज माय परक्यूजिट फॉर ईच मंथ। और अगर उसने हायर करके दिया है, बाबा उसने लैपटॉप, समझो उसने टीवी हायर की 1,000 रुपए पर मंथ के ऊपर और मेरे घर में लगा दी, तो इस केस में 12,000 रुपए पूरे साल का मेरा टैक्स हो जाएगा, विच इज द हायर चार्जेस। अगर उसकी खुद की है तो 10% ऑफ कॉस्ट उसने भी हायर करके दी है, तो जो आपका रहेगा हायर चार्जेस वो आपका बन जाएगा। उसके बाद अब मैं बात करूंगा आपकी ट्रांसफर ऑफ एसेट की। अगर उसने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए तो क्या होगा। तो अगर उसने एसेट ट्रांसफर कर दिए मेरे नाम पे और अगर वो कंप्यूटर या लैपटॉप है तो हम लेंगे टैक्सेबल अमाउंट, या एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहा हूं, टैक्सेबल अमाउंट इज
WDV माइनस कंसिडरेशन। मतलब WDV क्या है सर, उसमें से आपसे उसने कितने वसूल किए, अगर उसने मेरे से एक भी रुपया नहीं लिया तो जितनी WDV पूरी की पूरी परक्यूजिट हो जाएगी। तो कितनी WDV कैसे लोगे आप, तो 50% WDV मेथड से आप डिप्रिसिएशन लोगे। याद रखना कंप्यूटर लैपटॉप के केस में है 50%, वेरी क्लियर। कार के केस में है 20% WDV ही, और कोई उसके अलावा कोई एसेट है तो 10% SLM मेथड है, याद रखना। तो अगर कम से उसने मुझे गाड़ी यूज करके मुझे कोई गाड़ी दी, ट्रांसफर कर दी मेरे नाम पे, तो मैं WDV मेथड से डिप्रिसिएशन निकालूंगा, उसमें से उसने मेरे से कितने पैसे लिए वो निकालूंगा, जो बेनिफिट रहेगा, जहां बेनिफिट वहां टैक्स। सिमिलरली अगर उसने कार दिया है तो 20% से मैं WDV मेथड से डिप्रिसिएशन निकालूंगा, जितना कंसिडरेशन किया माइनस किया जो बेनिफिट वो टैक्स। और अगर उसके अलावा कोई दूसरी एसेट है तो उस केस में 10% SLM से हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे, मेरे से कितना कंसिडरेशन दिया वो माइनस करेंगे, बचा हुआ टैक्स। क्लियर। लंच फैसिलिटी अगर दी है 50 रुपीज पर मील तक एग्जाम्प्टेड, टी चाय कॉफी तो दे रहे बाबा, चाय कॉफी आर्टिकलशिप में हम क्या करने वाले, चाय कॉफी तो पीने वाले दिन में, वो एग्जाम्प्ट है, उसका आपको खर्चा नहीं लगाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज हाउस फ्री अकोमोडेशन। अगर आपको हाउस फ्री अकोमोडेशन दिया है तो क्या करेंगे सर हम, अगर आपको हाउस फ्री अकोमोडेशन दिया है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको लाइसेंस भी सीधी सीधी दी रहेगी, क्वेश्चन में चुपचाप लेना और परक्यूजिट का ऐड कर देना। क्लियर है सबको। उसके बाद अदर एम्प्लॉय हो आप, और अगर हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, मतलब ये जो घर है ना, ये आपका एम्प्लॉयर, ये घर इसके नाम पर ही है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, और अगर वो आपको देता है तो एग्जेम्पशन इज योर टैक्सेबल अमाउंट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर 7.5, 10%, 15% डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन। अगर आपकी गांव की पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 15%, अगर 10 लाख के ऊपर है तो 10%, और अगर 25 लाख के ऊपर है तो 15% ऑफ योर सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी क्या, तो यहाँ पे सैलरी जो आपकी रहेगी वो रहेगी बैड BCM, याद करो बैड BCM। ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर ये हाउस इसने खुद ने रेंट पे लिया था और फिर मुझे दिया है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखो, 15% ऑफ द सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। क्लियर है सबको। ये जो रहेगा वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, आपको उतना। अब मीनिंग ऑफ BDB बैड BCM जो मैंने आपको बोला, बैड BCM। और बैड BCM मतलब क्या, ये जो 15% 10% जो 7.5%, ओके 7.5%, 10% और जो 15% है ना डिडक्शन, ये कौन सी सैलरी का रहेगा, तो ये बैड BCM सैलरी का रहेगा। बैड BCM मतलब क्या, जिसके अंदर बेसिक सैलरी पूरी आएगी, DA पूरा आएगा, बोनस पूरा आएगा, और कोई टैक्सेबल और कोई भी अलाउंसेस होंगे, एजुकेशन हॉस्टल अलाउंस जो भी अलाउंस होंगे वो सब भी आप ऐड कर देना, कमीशन आपको पूरा क्या पूरा ऐड कर देना, और उसके अलावा कोई दूसरे पर्क्स होंगे, कोई दूसरे परक्यूजिट्स होंगे, ये वाला परक्यूजिट छोड़ के जो भी परक्यूजिट होंगे वो सब भी ऐड कर देना। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, इसके हमने 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, मैं चाहूंगा वो जाके चेक करो, आपको ध्यान में आ जाएगा पूरा का पूरा फॉर श्योर। राइट, वेरी क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, जितना कुछ मिला है उसको सब कुछ ऐड कर देंगे, क्या छोड़ देंगे, ये वाला परक्यूजिट छोड़ के, उसको लेके सैलरी उसका इधर 7.5%, 10% और 15% लेंगे, और हम रेंट फ्री अकोमोडेशन का परक्यूजिट निकालेंगे। अगर अब रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर उसने फर्नीचर भी प्रोवाइड किया है, फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर हायर किया, तो जितना हायर चार्जेस है उतना हम जितना भाड़ा वो दे रहा है उतना हमारा परक्यूजिट भी हम ले लेंगे। होटल बेनिफिट अगर आपको देते हैं तो 24% ऑफ बैड BCM सी होटल एंड रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए बैड BCM हम यूज करेंगे, बाकी सबके लिए हमेशा वाला सैलरी, और बाकी दो चीज के लिए जो हमारा पोगा वाला एम्प्लॉय था उसके लिए कौन सा सैलरी और वो बोथ वाला डी है, बाकी ऑलमोस्ट सब जगह 3-4 टाइप के आपके सैलरी का टाइप होता है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। ओके, होटल बेनिफिट क्या रहेगा, 24% ऑफ बैड BCM या फिर हायर चार्जेस जितने भी पे किया है वो आपका टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा, जितना पे किया वो आपका टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। ऊपर में हम जो देख रहे थे जो अमाउंट आएगी वो आपका टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा, ये कोई एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहे, जितना आएगा वो पूरा टैक्सेबल परक्यूजिट है आपका। क्लियर। उसके बाद अगर होटल पैसे आपको एक सिटी से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, 15 दिन तक होटल दिया तो आपको एग्जाम है, उसके बाद एक्स्ट्रा रहेगा, तो फिर हम अभी कैलकुलेट करेंगे, ये आपको MCQ के लिए याद रखना है। एंड नाउ the most important thing comes into our discussion which is about car facility। अगर आपको कार फैसिलिटी दी गई है तो आपका कैसा कैलकुलेट करेगा एग्जेम्पशन। सो गाइस, कार अगर आपकी फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए यूज आप कर रहे हो तो जितने ही कार 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार या हायर चार्जेस जो भी पे कर रहा है वो ले लो, ड्राइवर को सैलरी दे रहे तो वो कर दो, सब ऐड कर दो, वो आपका बन जाएगा परक्यूजिट टैक्सेबल। अब इंटरेस्टिंग है, अगर आप कार पर्सनल के लिए भी और ऑफिस दोनों पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो, लेकिन हमने जैसे क्लास में याद रखा था वैसे हम याद करेंगे, हाथ ऊपर सबके, यस 4 कंडीशन है यहाँ पर।
सबसे पहले ऊपर दो चीज है, कार ओन बाय किससे, क्या वो एम्प्लॉई की कार है या एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉई की कार है या एम्प्लॉयर की कार है। ओके, अगर एम्प्लॉई की कार है, एम्प्लॉई की कार है और एम्प्लॉई एक्सपेंडिचर भी दे रहा है, एम्प्लॉई की कार है और एम्प्लॉई एक्सपेंडिचर दे रहा है, तो इस केस में परक्यूजिट कहां पे हुआ सर, गाड़ी भी हमारी, पैसे भी हम दे रहे हैं, उल्टा हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, क्या परक्यूजिट, यहाँ पे तो नुकसान है। यस, यहाँ पे कोई परक्यूजिट नहीं, देयर इज नो टैक्सेबल। वेरी क्लियर। एम्प्लॉई की गाड़ी है और पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, आप देख सकते हो सेकंड कंडीशन में, एम्प्लॉयर की गाड़ी है, पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो जितना पैसा वो दे रहा है ना उतना ले लो, और उसने वैसे 1800-2400 माइनस कर दो, जो बचा रहेगा वो आपका टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। वेरी क्लियर। 1800-2400 मतलब कितना, 1600 सीसी की कम की गाड़ी होगी तो 1800 रुपए पर मंथ लो, उससे ज्यादा की होगी तो 2400 रुपए पर मंथ लो। ओके, तो आपको याद रखना, एम्प्लॉई की गाड़ी है, पैसा एम्प्लॉय दे रहा है, नो बेनिफिट। एम्प्लॉई की गाड़ी है, पैसा एम्प्लॉय दे रहा है, जितना पैसा दे रहा है ले लो, माइनस 1800-2400 रुपए पर मंथ करो, जो बचेगा वो आपका आ जाएगा टैक्सेबल परक्यूजिट का अमाउंट। ओके, दूसरा केस, एम्प्लॉई की गाड़ी, एम्प्लॉयर की गाड़ी है, गाड़ी हमारे ओनर की है, एम्प्लॉयर की गाड़ी है, इस केस में एम्प्लॉयर की गाड़ी है और पैसा एम्प्लॉई दे रहा है। ओके, एम्प्लॉयर की गाड़ी है और पैसा हम दे रहे हैं, तो आपको सिंपल 600 या 900 रुपए पर मंथ का ले लो, बात खत्म करो। गाड़ी एम्प्लॉयर की है, आप खुद दे रहे हो, सस्ते में काम खत्म करो ना, क्योंकि आप दोनों पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, इस केस में 600-900 लो, बात खत्म करो। एम्प्लॉयर की गाड़ी है, पैसा भी एम्प्लॉयर दे रहा है, खर्चा जो होना है गाड़ी चलाने का वो भी एम्प्लॉयर दे रहा है, तो इस केस में वापस 1800-2400। चार सिंपल केस में आप याद रख सकते हो, ये हर 1800-2400, 600-900 में और 900 रुपए ऐड कर देगा, अगर वो सामने वाले ने शॉफर मतलब कि ड्राइवर भी दिया होगा तो। उसमें अगर फटाक से रिवाइज करता हूं, गाड़ी किसकी, एम्प्लॉई की गाड़ी, खर्चा भी हम कर रहे हैं सर, नो बेनिफिट। गाड़ी किसकी, हमारी गाड़ी, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, जितना पैसा दिया वो लो, हमारा 1800-2400 माइनस करो, बचा हुआ टैक्सेबल परक्यूजिट। ओके, गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी हम कर रहे हैं, तो डिस्काउंट वाला 600-900, गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी वो कर रहा है, तो इस केस में हम 1800-2400 लेंगे और हमारा कैलकुलेट कर देंगे टैक्सेबल परक्यूजिट की वैल्यू। ओके, 900 रुपए सब आप ऐड कर दोगे, पर मंथ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब जगह पर मंथ था, पर मंथ के बारे में बात कर रहा था मैं, हर जगह पर मंथ आप ध्यान रखोगे, 900 रुपए पर मंथ आप ड्राइवर का भी ऐड कर दोगे, ड्राइवर दिया होगा तो। दिस वाज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एजुकेशन फैसिलिटी, अगर कोई एम्प्लॉयर की इंस्टीट्यूट है, एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूट के टाई अप के साथ में एजुकेशन दे रहा है, तो उस केस में 1000 रुपीज पर मंथ जितना एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फ्री सर्वेंट वगैरह, ये सब क्या सब टैक्सेबल हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पशन की बात करता हूं, कुछ एग्जाम किए हुए, क्या एग्जाम किए हुए, मोबाइल टेलीफोन बिल अगर आपके एम्प्लॉयर ने पे किया तो, स्कॉलरशिप दी है आपके बच्चों को, कुछ रीजनेबल प्राइस पे आपको गुड्स दिए हैं, तो वो सब आपके एग्जाम परक्यूजिट रहेंगे। ओके, ये एमसीक्यू वगैरह के लिए आ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू डिडक्शंस, लाइक कम्स टू आपके डिडक्शन जो आपके सेक्शन 16 में दिए हुए हैं। तीन तरह की डिडक्शन, सबसे पहले प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन। अब प्रोफेशनल टैक्स मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको आपके प्रोफेशनल के आपके स्टेट गवर्नमेंट का आपको टैक्स देना होता है, करीबन 2500 रुपए पर ईयर होता है वो। ओके, तो इस केस में क्या होगा, अगर आपके एम्प्लॉयर ने दे दिया है प्रोफेशनल टैक्स, तो आप ऊपर ऐड कर दोगे आपके इनकम में और नीचे जाके आप 2500 का डिडक्शन ले लोगे ये सेक्शन के अंदर। ओके, आपकी लायबिलिटी थी और एम्प्लॉयर ने चुका दी है वो, तो इस केस में ऊपर आप ऐड करोगे, आपके सैलरी में ऐड कर दोगे और नीचे आप माइनस करोगे। ये याद रखना, बहुत जन को कंफ्यूजन होता है। और आपने खुद में ही पैसे दिए तो ऊपर ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, एम्प्लॉयर ने थोड़ी दिए थे आपको, सीधा सीधा नीचे डिडक्शन ले लेना, जितना भी आपने पे किया है उतना। क्लियर है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है, इसके लिए अलग सैलरी कैलकुलेशन होता है। ये सबसे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको जो भी देगा वो पूरा या पूरा ऊपर ऐड कर देना है और नीचे जाके आपको डिडक्शन लेना है। ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलेगा। कितना मिलेगा, तो लिस्ट ऑफ द 3 एक्चुअल रिसीव्ड और 5000 रुपीज फॉर कंप्लीट ईयर, हाँ, और 20% ऑफ ओनली बेसिक सैलरी। दैट इज एंटरटेनमेंट आप सिर्फ बेसिक सैलरी से ही कर सकते हो, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकते हो, तो एग्जाम देंगे। बाकी सबको जितना मिलेगा पूरा का पूरा टैक्सेबल। ऊपर आप ऐड कर दोगे सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वापस बोल रहा हूं, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में नीचे जाके आप माइनस कर दोगे। कितना माइनस करोगे आप, तो आप माइनस करोगे 20% ऑफ बेसिक सैलरी और एक्चुअल रिसीव्ड ऑफ 5000 रुपीज, व्हिचएवर इज लेस। एंड द वेरी लास्ट थिंग, आपका सेक्शन 17 का 50,000 रुपीज जनरल डिडक्शन हर एक को, एक चाटा मारो सब जोर से अपने गाल पे, क्योंकि ये बहुत जन भूल जाते हैं। हमेशा याद रखना, सैलरी का क्वेश्चन आया तो ये 50,000 का डिडक्शन आपको नीचे लिखना है, मतलब लिखना ही है। ये डिडक्शन हर एक को मिलेगा, कोई यहाँ पे हम भेदभाव नहीं करने वाले, यहाँ पे हर एक को डिडक्शन मिलने वाला है। वेरी क्लियर।
50,000 रुपीज का रहेगा। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में ऐसी सैलरी दी हुई रही, ध्यान रखना 10,000, 1,000, 30,000, तो ऐसा रहता है 10,000 के बाद एक 1,000 बढ़ेगा 13,000 तक, उसके बाद 1,500 रुपये बढ़ेगा 16,000 हो तब तक, राइट। ये स्केल होती है, ऐसे कभी कभी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया होता है। अब देखो जो सैलरी का जो डीए का कैलकुलेशन होता है ना, ये मैंने चार्ट में समराइज किया, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपको अच्छे से याद रहेगा। सी यहाँ पे क्या होता है, सैलरी आपकी 4 तरीके की होती है। सबसे पहले अपनी हमेशा वाली सैलरी, वो ऑलमोस्ट सब जगह काम आने वाली है, वो कौन सी है, उसमें बेसिक आप ऐड करोगे, डीए इन टर्म्स वाला ऐड करोगे, कमीशन टर्नओवर वाला ही ऐड करोगे, ये पहले ध्यान में रख दिया। फिर पोगा वाला एम्प्लॉय है तो उसके लिए बेसिक और बोर्ड डीए ले लेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस है तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही लेंगे हम, और ग्रेचुइटी आपका और बाकी नॉर्मल, और होटल फैसिलिटी तो बैड बीसीएम, जिसमें हम सब कुछ ऐड कर देते हैं, बरोबर। ये 4 तरीके के होते हैं। नाउ विल कम टू द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ एरियाज ऑफ सैलरी व्हिच इज डैम सिंपल, लेकिन ये बहुत जगह पे कंफ्यूजन होता है, तो इसमें आपको 4-5 स्टेप करनी है, बात खत्म। सबसे पहले एरियाज ऑफ सैलरी क्या होता है, मतलब अब साल चल रहा है 19-20, आपको पिछले कोई साल की सैलरी मिल गई है, पिछले कोई साल की आपको सैलरी मिल गई, तो क्या करना सर, तो आप पूरे के पूरे टैक्सेबल कर दोगे, लेकिन आपको एक रिबेट मिलता है। यस, आपको एक रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 89। वो रिबेट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप मैं बोलता हूं। पहले तो आप ऊपर पूरा ऐड कर दोगे, नीचे ये रिबेट ले लोगे टैक्स के आप लिखकर। अब कैसे आप रिबेट लोगे, तो देखो सबसे पहले आप लोगे टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स, पहले कैलकुलेट कर दो। फिर उसके बाद टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर्स, ओके। इन दोनों का डिफरेंस बाहर लिख दो। दूसरा, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स, कब का, अगर वो उस साल में ही मिल जाती, समझो ये आपको सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी 11-12, साल 11-12 की सैलरी अभी आपको मिल रही है, क्योंकि पहले कुछ प्रॉब्लम था, कोर्ट केस चल रहा था, अभी आपको सैलरी मिल गई है, पहले का एरियर्स था अभी मिल गया है, तो गवर्नमेंट बोल रही है, तो आप बोलोगे सर हमें उस टाइम टैक्स कम लगता था, आज टैक्स ज्यादा लग रहा है, इसलिए गवर्नमेंट आपको रिबेट दे रही है। तो आप क्या करोगे, उस टाइम की टोटल इनकम लोगे, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उस टाइम की टोटल इनकम में आज के एरियर्स मिलाओगे, उसको ऐड करोगे और यहां पे टैक्स निकालोगे। उस टाइम की टोटल इनकम में एक्सक्लूडिंग एरियर्स टैक्स निकालोगे। जो ये डिफरेंस आएगा ये बाहर लिख दोगे, और इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा ये आपका रहेगा रिबेट अंडर सेक्शन 89। वेरी क्लियर। तो एकदम सिंपल, सबसे पहले इस साल के एरियर्स मिल गए, टोटल इनकम मिलाओ, एरियर्स मिलाओ, टैक्स निकालो, टोटल इनकम में सिर्फ टैक्स निकालो, दोनों का डिफरेंस बाहर लिख दो। उस साल अगर मिलता है हमको, टोटल इनकम मिलाओ, टैक्स एरियर्स मिलाओ, टैक्स निकालो, टोटल इनकम सिर्फ लो, उसके ऊपर टैक्स निकालो, डिफरेंस बाहर लिख दो, दोनों डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करके नीचे लेके आ जाओ, और यहाँ पे आपका बन जाएगा रिबेट। क्लियर है सबको? होप सो आपको सैलरी चैप्टर पूरा समझ में आया है। मुझे पता है मैंने बहुत क्विक लिया है, एट द सेम टाइम मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया डिस्कशन, क्योंकि मुझे इसमें कोई चीज छोड़नी थी, मैंने मैक्सिमम चीजें लेने का ट्राई किया है। आप प्लीज ये लेक्चर रिपीटेडली देखते जाओ, आपको जहां पे मैं फास्ट लग रहा हूं वहां पे आप रुक जाओ, पॉज करो, चीजें याद करो और आगे बढ़ो। इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिट फॉर यू। मैंने काफी मेहनत की आपके नोट्स के लिए और आपको ये अच्छी से समझाने के लिए। प्लीज आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कैसा भी लगा हो, नीचे कमेंट करो, बिकॉज दैट इज मोटिवेशन फॉर मी। मुझे फिर ही समझेगा आपको लेक्चर सच में पसंद आया है, नहीं आया है, या मेरा इतना हिलना डुलना वेस्ट गया है। ओके, डू कमेंट देयर ऑन, लेट मी नो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट। 4 महीने हैं आपके पास नवंबर के लिए प्रिपेयर करने के लिए। आप ऐसे लेक्चर्स फास्ट बार बार देखते रहोगे, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग विद अ लेक्चर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड विल मीट यू देयर। बाय बाय, टेक केयर।